Hello Prepsters, Jai Hind. From now onwards, we will start a polity series based on Lakshmikant book, and this polity series will quite helpful for the exams like NDA, UPSC, CDS, FCAT, and all other government exams. So first of all, we will start with topic President. So first of all, under topic President, we will discuss the elections of President. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जिसमें हम लोग उनके लिए वोट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि कौन इलेक्शन में वोट कर सकता है, तो जितने भी एमपी होते हैं पार्लियामेंट के, मतलब जो लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो वोट कर सकते हैं, प्लस जितने भी एमएलएज होते हैं। और याद रखिएगा एमएलएज जो है वो सिर्फ विधानसभा के होंगे, विधान परिषद के नहीं होंगे। तो विधानसभा के जितने भी एमएलएज होंगे वो वोट कर सकते हैं, प्लस जो एमएलएज यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके अंदर विधानसभा है, जो है एक दिल्ली, पौंडुचेरी एंड जेएंडके। तो ये 3 लोग एमपी, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, एमएलएज जो विधानसभा के मेंबर्स हैं, प्लस एमएलए जो 3 यूनियन टेरिटरी जो हमारे पास है जहाँ पे विधानसभा प्रेजेंट है, जैसे कि दिल्ली, पौंडुचेरी एंड जेएंडके, उसके भी एमएलए इनके इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि वोट ऑफ एमएलए कैसे काउंट किया जाता है। जैसे कि हर एक एमएलए का जो वैल्यू होती है वोट की प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वो अलग अलग होती है। उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है कि वोट ऑफ एमएलए इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, जिस स्टेट का वो एमएलए है उस स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलएज, उस स्टेट में कितने एमएलएज प्रेजेंट हैं, इनटू 1/1000। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो हर एक एमएलए है उसकी वैल्यू जो होती है वोट की अलग अलग होती है। अगर कोई एमएलए है जो यूपी के स्टेट से आया और अगर कोई दूसरा एमएलए है जो नॉर्थ ईस्ट किसी स्टेट से आया है, तो उन दोनों की वैल्यू वोट की अलग अलग होगी। दूसरी, वोट ऑफ एमपी कैसे निकाला जाता है। वोट ऑफ एमपी जो निकालते हैं वो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, इनको जब कैलकुलेट किया जाएगा और सम अप किया जाएगा तो उनका टोटल वैल्यू जो निकल के आएगा डिवाइड बाय टोटल एमपी जो प्रेजेंट है उस समय पार्लियामेंट में। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्टोरल कोटा क्या होता है। इलेक्टोरल कोटा का मतलब होता है कि वो मिनिमम वोट जो किसी प्रेसिडेंट को रिक्वायर्ड है इलेक्शन जीतने के लिए, तो उसे हम कहते हैं इलेक्टोरल कोटा। जैसे कि यूएस में क्या होता है, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, यूएस में क्या होता है कि जो एक प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ 8 इयर्स के लिए इलेक्ट हो सकता है, मतलब 4 साल के लिए वो एक बार प्रेसिडेंट बन सकता है, वो एक और बार रीइलेक्ट हो सकता है अगले 4 इयर्स के लिए। मतलब कोई भी प्रेसिडेंट 8 ईयर से ज्यादा एक्सटेंड अपना टेन्योर एक्सटेंड नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस की प्रेसिडेंट की। तो क्वालिफिकेशंस पहले आता है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, उसका सिटीजनशिप होनी चाहिए। दूसरी चीज 35 इयर्स ऑफ एज उनकी होनी चाहिए, मिनिमम 35 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए, जैसे कि वो किसी सरकारी नौकरी के पार्ट नहीं होने चाहिए, ना ही वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने होने चाहिए। तो थर्ड पॉइंट आपका किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना। चौथा पॉइंट ये है कि वो एटलीस्ट एक बार वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर में सिलेक्ट होकर आने चाहिए। लोकसभा राज्यसभा के बाद एटलीस्ट एक बार तो आना ही चाहिए, है ना। और पांचवा पॉइंट ये आएगा कि वो उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में या किसी अदर जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये 5 क्वालिफिकेशंस हैं जो एक प्रेसिडेंट को रिक्वायर्ड होते हैं इलेक्शंस में आने के लिए। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि मतलब प्रेसिडेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं उसकी पोस्ट से, ठीक है। तो पहला प्रोसीजर ये होता है इम्पीचमेंट का कि उनके खिलाफ पहले नोटिस तैयार की जाती है जो उन पे इल्जाम लगे हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा कि उनके खिलाफ नोटिस तैयार की जाएगी कि क्या उनके खिलाफ लगे हैं, मतलब इल्जाम क्या क्या उस किस चीज पे इल्जाम लगे हैं उन पे। तो वो नोटिस तैयार की जाएगी, जो पार्लियामेंट का मेंबर होगा वही नोटिस तैयार करेगा। दूसरा, उनको 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि आपके खिलाफ हम लोग पार्लियामेंट में ये चीज प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप पे ये इल्जाम लगाए गए हैं। तो उनको 14 डेज पहले ही नोटिस दी जाएगी कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट में। तीसरा स्टेप क्या होगा कि उस नोटिस को लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी हाउस में उस नोटिस को प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये होगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास होना चाहिए, वो नोटिस पास होना चाहिए बोथ द हाउसेस, स्पेशल मेजॉरिटी।
अब आगे हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस में कि स्पेशल मेजॉरिटीज क्या होती हैं और भी काइंड ऑफ मेजॉरिटीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है किसी बिल को पास होने में पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अगर ये स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ये बिल पास हो जाता है तो फाइनली प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो एक बात ये बता दूं कि अभी तक कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं आया है जिसको इम्पीच किया गया हो पार्लियामेंट में। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है इसको इम्पीच किया गया पार्लियामेंट में। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पावर्स प्रेसिडेंट के 7 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या है। तो पहले हम ये 4 पावर डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट हम 3 पावर और डिस्कस करेंगे। तो पहला पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में आता है वो तभी एक्ट बनता है जब उसमें सिग्नेचर होता है प्रेसिडेंट का। तो ये पावर काफी इंपॉर्टेंट है कि जब साइन करेगा प्रेसिडेंट तभी वो बिल जो होगा वो एक्ट बनेगा और पूरे देश पे लागू होगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे भी हम जानते हैं कि जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे कि आपके पीएम हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, आपके कैग के मेंबर्स हो गए, ठीक है, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, ठीक है, और फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन होते हैं। इन सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है नॉमिनेशन वाला प्रोसीजर, नहीं नॉमिनेशन नहीं, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। हम आगे हम देखेंगे कि शेड्यूल एरियाज क्या होते हैं, फिर इसमें गवर्नर का क्या रोल होता है। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। चौथा, वो कोई भी एक ऐसी कमिटी बना सकता है टू डिटेक्ट द सिचुएशन ऑफ एससी एंड एसटीज इन इंडिया। तो ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के कैटेगरी के अंडर में आते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट लेजिस्लेटिव पावर्स प्रेसिडेंट की क्या होती हैं। ठीक, तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट की, वो हम डिस्कस करते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर में आएगा आपका प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जो होता है नॉमिनेट करता है मेंबर्स को लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में वो 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है, 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है, एंड राज्यसभा में वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। आगे हम देखेंगे कि एंग्लो इंडियंस और 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको क्वालिफाई कर मतलब कैसे उनको इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, वो हम क्वालिफिकेशन भी देखेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियोस में। अगला ये होता है कि कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में आता है और वो पास होके जब प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है प्रेसिडेंट के पास, या तो वो उस बिल को असेंट दे दे, ठीक, या तो उस बिल को वो विथहोल्ड कर ले, या तो वो उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। ठीक है, तो रिकंसिडरेशन के अंदर में क्या आएगा, जैसे कि एसेंट मतलब वो बिल एक्ट बन गया आपका। ठीक, विथहोल्ड मतलब क्या हुआ कि उसने वो बिल रोक दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उस पर वो नहीं ले रहा, बस रोक दिया बिल। रिकंसिडरेशन के अंडर में क्या आएगा, अगर उसको लगता है प्रेसिडेंट को कि ये इस बिल में कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो क्या कर सकता है, उस बिल को वापस से वो लोकसभा भेज सकता है और कह सकता है कि इस बिल पे वापस आप चर्चा करो और जो उस पर चेंजेस होंगे उसके बाद उसको बिल को हमारे पास लाओ। लेकिन अगर कोई बिल वापस से बिना किसी चेंजेस के प्रेसिडेंट के पास आ जाता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, तो इट इज बाउंडेड टू द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू बिकम दिस दैट पर्टिकुलर बिल टू बी एन एक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाँ, एक और पॉइंट इसमें लेजिस्लेटिव पावर के अंदर में आएगा कि वो किसी भी मेंबर को कोई भी जो एमपी है उसको वो टेम्पररी बेसिस पे स्पीकर ऑफ लोकसभा बना सकता है। ठीक है, और इन केस अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर बन सकता है, लेकिन अगर ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर बन सकता है, स्पीकर की जगह ले सकता है लोकसभा स्पीकर की। लेकिन अगर ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि किसी भी एमपी को वो स्पीकर बना सकता है लोकसभा का। यूजुअली देखा जाता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा के, उन्हीं को स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन वो पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, इसमें एक और पावर आएगा लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर
कि जब भी कोई बिल डेडलॉक हो जाता है, मतलब कोई बिल पास नहीं हो पाता और डेडलॉक बन जाता है, वो बिल पास ही नहीं हो पाता दोनों हाउसेस से, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो एक मैसेज सेंड कर सकता है लोकसभा में कि ये पर्टिकुलर बिल डेडलॉक हो चुका है, इस पर आप डिस्कशन करो और इस पर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो। तो यही पावर प्रेसिडेंट के अंडर कंट्रोल में आती है, तो लेजिस्लेटिव पावर्स के अंडर में आती है। नाउ विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स में क्या होगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है फाइनेंशियल पावर्स में से हो गए, हम जैसा हमने डिस्कस किया, जो प्रेसिडेंट होता है वो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करता है, ठीक। दूसरी चीज, कोई भी बजट आता है, जब सरकार बजट लाती है तो सबसे पहले उसको रिकमेंडेशन की जरूरत होती है प्रेसिडेंट की। जब प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड करेगा उस बजट को, तभी वो बजट वो पार्लियामेंट में पेश होगा, ठीक। और अगला पावर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर फाइनेंशियल पावर के अंदर, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकता है फॉर अनसीन एक्सपेंसेस। बहुत ही बड़ी पावर है ये। जैसे कि सीएफआई दो होते हैं, एक कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया होता है, और एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में। ये बेसिकली डील करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी में होती है उसका, समझ लो आप एक तरह से डेबिट क्रेडिट कार्ड है। और जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, ये बेसिकली प्रेसिडेंट के अंडर कंट्रोल में आता है, तो इससे पैसा निकाल सकता है फॉर अनसीन एक्सपेंसेस। नाउ वी डिस्कस अबाउट जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स के अंदर में आएगा प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर्स के अंदर में आएगा कि जो सीजीआई होता है इंडिया का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो इंसान है इसको सजा सुना चुका है, प्रेसिडेंट नहीं सॉरी, जिसको भी सजा सुना चुका है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, ठीक है, तो उस इंसान की सजा को माफ कर सकता है, पार्डन कर सकता है उसको। तो सजा माफी आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियोस में, जुडिशियल पावर्स और डिस्कस करेंगे डीपली। तो बेसिकली ये चार पावर्स हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस अबाउट मिलिट्री पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो मिलिट्री पावर्स के अंदर ये आता है कि हेड ऑफ आर्म फोर्सेस होता है, पहला, जितने भी आर्म फोर्सेस है, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, हेड ऑफ होगा आर्म फोर्सेस। अगला ये है कि कभी भी किसी भी कंट्री की जगह वॉर डिक्लेयर कर सकता है, किसी भी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर कर सकता है, और किसी भी वॉर को खत्म कर सकता है बाय एस्टैब्लिशिंग पीस इन द वॉर। तो ये बेसिकली ये मिलिट्री पावर्स प्रेसिडेंट के अंडर में आएंगी। इमरजेंसी पावर्स जो होती हैं आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। 3 तरह की इमरजेंसी ऐसे होती हैं, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है तुम्हारा स्टेट इमरजेंसी, और एक होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाउ डिस्कस अबाउट डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक पावर प्रेसिडेंट में क्या होता है कि जितने भी इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज साइन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो प्रेसिडेंट के नेम से ही होते हैं, बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट वो इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज साइन किए जाते हैं। दूसरा चीज, जो प्रेसिडेंट होता है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, जहाँ भी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती है, जहाँ पे इंडिया को आना होता है, और प्रेसिडेंट वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज में रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और एक और डिप्लोमेटिक पावर ये होती है कि जितने भी राजदूत होते हैं इंडिया में, एम्बेसडर्स होते हैं दूसरे कंट्रीज के, उनको रिसीव करना, या अगर वो अपने दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो उनको सी ऑफ करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है। अब हम बात करते हैं कि वेटो पावर्स प्रेसिडेंट की क्या क्या होती हैं। तो वेटो पावर्स के अंदर में आती हैं, पहली बात वेटो पावर यूज कब की जाती है? वेटो पावर बेसिकली प्रेसिडेंट तभी यूज करता है जब कोई बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है। तो प्रेसिडेंट के पास ये 3 ऑप्शंस होते हैं वेटो पावर के अंदर। एब्सोल्यूट वेटो के अंदर में क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट होगा वो किसी भी बिल को विथहोल्ड कर सकता है, रोक सकता है, और उस पर कुछ अपना जजमेंट नहीं देगा, सिर्फ होल्ड करके रख लेगा। नॉर्मली क्या होता है कि एब्सोल्यूट तब यूज किया जाता है जब बिल जो होता है वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है, ठीक। और दूसरा, वो कोई गवर्नमेंट बिल ही होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट
रिजाइन कर चुकी होती है या गिर चुकी होती है पार्लियामेंट में, तो वो जो बिल होता है गवर्नमेंट बिल जो रिजाइन करनी होती है, तो तब ये एब्सोल्यूट वेटो प्रेसिडेंट यूज कर सकता है। पॉकेट वेटो के अंडर में आता है कि प्रेसिडेंट उस बिल को विथहोल्ड कर ले और कोई इस पर एक्शन ना ले, बस पड़ा रहे वो बिल, उसके टेस्ट में कुछ एक्शन ना लिया गया हो, तो वो पॉकेट वेटो के अंडर में कैटेगरी में आएगा। और सस्पेंसिव वेटो के अंडर में आता है, जैसे हमने बताया था कि जो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो उस पर्टिकुलर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है वापस पार्लियामेंट में, अगर उसको लगता है कि इस बिल में कोई पर्टिकुलर चेंजेस होने चाहिए। लेकिन अगर वो बिल वापस से बिना किसी अमेंडमेंट के प्रेसिडेंट के पास आता है तो इट इज बाउंडेड टू द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू दैट पर्टिकुलर बिल, तो वो बेसिकली सस्पेंसिव वेटो के अंडर में आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। जय हिंद।